गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक चरवाहा समाज किस प्रकार से डेवलपमेंट्स करते करते अपने समाज को एक उच्च स्थान पर पहुंचाता है और ये डेवलपमेंट्स किस वजह से आती है, ये आज के टॉपिक में हमें समझना है। और इस टॉपिक का नाम है वैदिक पीरियड। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन हिस्ट्री ये कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में बताया हूं, ये एक कहानी है, भारत के महान बनने की कहानी। और इस कहानी को आपको समझना है मैसेज ले लेकर, और इसी मैसेज के आधार पर हम इसके कई सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही सवाल आपके एनडीए की एग्जामिनेशन में आएंगे, तो टेंशन लेना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम ये कहानी समझ रहे हैं भारत के महानता की। हम इतिहास एक सब्जेक्ट को बाजू में रखते हैं, ये कहानियां ही हमें बताएंगी कि इतिहास क्या है। ये जब कहानियां कंप्लीट होगी तब समझ में आएगा कि अरे यार, इतिहास तो इतना सिंपल है। ऐसा ही इतिहास हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। एक चरवाहा समाज। चरवाहा मतलब कि सर, जिनको एक जगह पर सेटल्ड होने का, एक जगह पर स्थापित होने का कोई सेंस नहीं है। आज यहां तो कल कहां, कल कहां तो परसों कहां, और गायों के पीछे पीछे भागने वाला और उन्हीं के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला, यह ऐसा समाज है वैदिक पीरियड का। बट इस वैदिक पीरियड में भारत के जो लोग हैं, भारत में जो लोग आए, उनको आर्यंस कहा गया। क्या कहा गया? आर्यंस। कहते कि ये भारत के नहीं थे। अब इसके ऊपर रिसर्च है, चालू है कि या क्या वो भारत के थे या फिर वो भारत के बाहर से आए थे, और बाहर से आए थे तो कहां से आए थे। तो वैदिक पीरियड में जो समाज भारत में हमें देखने को मिलता है, उनको आर्यंस कहा गया है। आर्यंस ये एक लोगों का ग्रुप है। अब सर, ये जो वैदिक लोग थे, ये सप्त सिंधु के एरिया में रहते थे। सप्त सिंधु का एरिया कौन सा एरिया? तो सप्त मतलब सात, सिंधु मतलब नदी, सात नदियों वाला प्रदेश। तो कौन सा सात नदियों वाला प्रदेश है? लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। तो भारत में एक भाग है सात नदियों वाला। इस मैप के आधार पे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि भारत का ये कौन सा हिस्सा है? थोड़ा सा गेसिंग करके देखो। तो दोस्तों, अगर आपका आंसर नॉर्थ इंडिया है तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये भारत का कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया है, और ये है पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान। तो उत्तर भारत और ये पाकिस्तान के एरिया में ये जो सात नदियां है, ये सात नदियों का जो प्रदेश है, इसी को सप्त सिंधु कहा गया है। और वेदों के निर्माण करने वाले आर्यन लोग इसी पीरियड में यहां पर रहते थे। ठीक है, वैदिक पीरियड ये टॉपिक ही हमें बताता है कि आज हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो वैदिक पीरियड नाम में ही पता है वेद, हमें क्या पढ़ना है? वेद। तो दोस्तों, सात नदियां कौन सी है? इंडस, बियास, सतलज, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। ये सतलज फिर से आ रही है क्योंकि ये यही है। ठीक है, और इस सात नदियों के उस समय के नाम क्या थे? जिस प्रकार से मैंने आज के नाम आपको बता दिए कि इंडस, बियास, झेलम, रावी, चेनाब, सतलज या फिर सरस्वती। तो सर, ये जो नदियां हैं आज हमको इस नाम से जानते हैं, लेकिन वेदों में जो है ये नाम नहीं आते इस नदियों के। इस नदियों के नाम इस प्रकार से आते हैं: सिंधु, विपाशा, वितत्सा, परुषिनी, अक्सिनी, शतुद्री, सरस्वती। इस प्रकार से नाम आते हैं। और ये सवाल आपके इंडिया एग्जाम में एक बार आया है क्या कि सर, आज जिस नदी को हम चेनाब नाम से जानते हैं, ठीक है, उस नदी को वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना गया है? अक्सिनी। एक सवाल ऐसा भी आया था कि जिस नदी को आज हम रावी रिवर के नाम से जानते हैं, उस नदी का वैदिक पीरियड में नाम क्या था? तो परुषिनी। तो ये सात नदियों का बड़ा योगदान है। ये सातों नदियों के उस समय के और आज के दोनों नाम आपको मालूम होने चाहिए। चलिए, तो हमें पता चल गया कि ये लोग कौन सी भूमि में रहते थे, ये अंदाजा आ गया। बट सर, इस वैदिक पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। लगभग 1500 बीसीई से लेके 600 बीसीई तक का जो पीरियड है, ये वैदिक पीरियड का है। ठीक है, देखो टाइमलाइन मैंने बताया था, टाइमलाइन में बिफोर कॉमन इरा हमें उल्टा आना पड़ता है। तो 1500 बीसीई से लेके 1000 बीसीई तक का पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड,
और उसके बाद का जो पीरियड है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी, इसको लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड मिला के वैदिक पीरियड बना है। वैदिक पीरियड मतलब वो पीरियड जिसमें वेदों का निर्माण हुआ। कितने हैं वेद, किसी को पता है? आंसर देने की कोशिश करो। जी हाँ दोस्तों, वेद है 4। कौन से? तो सर सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की रचना इसी पीरियड में हुई है, इसीलिए इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। सर अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो लोग हैं, ये लेटर वैदिक पीरियड में उनमें बड़ा बदलाव आता है, इसीलिए इनको डिवाइड किया गया है और इसी बदलाव को हम आज के लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। लेकिन सर ये अर्ली वैदिक पीरियड पहला टॉपिक, लेकिन इस अर्ली वैदिक पीरियड की जानकारी हमें कहां से मिलती है? मैंने बताया था इतिहास को अगर हमें समझना है तो इतिहास को बताने वाले कुछ एविडेंसेस और सोर्स होने चाहिए, साधन होने चाहिए, और अलग अलग साधनों की मैंने चर्चा की थी। तो वो साधन क्या है जो हमें वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? तो बराबर है ऋग्वेद, जो कि उस पीरियड में लिखा गया था, तो वो तो बहुत बड़ा साधन है ही। वहां से हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। तो ऐसे कई सारे सोर्सेस हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद ये हमारा पहला सोर्स है ही। साथ ही साथ ईरान में एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है जिंदा अवेस्ता, तो ये किताब भी हमें उस पीरियड के बारे में जानकारी देता है। बेगास कोई नाम का एक ईरान में जगह है, वहां पर एक पत्थर पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है, शिलालेख, करेक्ट, शिलालेख कहा जाता है इंस्क्रिप्शन को। तो बेगास कोई में जो शिलालेख मिला है उसके ऊपर भी आपको वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है। एक्सकावेशन किया गया भारत में कई जगह पर, उत्खनन, कहां पे? तो अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, भगवानपुर, इन जगह पर एक्सकावेशन किया है और एक्सकावेशन में कई सारी चीजें भी हमें सामने मिली है और उन चीजों को पढ़कर इस पीरियड की सच्चाई, सच जानकारी तक हम पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो इनके आधार पे हमने अर्ली वैदिक पीरियड को समझा है। अब क्या समझा है, तो ये आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। तो इस पीरियड के लोगों की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी कैसे थी, ठीक है। तो ये जो लोग हैं पैस्टोरल नोमैडिक ट्राइबल लोग थे। कबीला, कबीला समझते हो? ट्राइबल मतलब कबीला, ये 1000-2000 लोगों का ग्रुप, आज यहाँ तो कल कहा, इस प्रकार से ये एक जगह से दूसरी जगह पर इस सप्त सिंधु नदियों के एरिया में घूम रहे हैं। किसके पीछे घूम रहे हैं? तो इनका बेसिक व्यवसाय था काउ रेंडरिंग, मतलब कि सर गौ पालन, पशुपालन, गाय का इनके पीरियड में बड़ा महत्व था। ये आगे पता ही चलेगा आपको क्यों। तो गाय इनके लिए एक विशेष थी, क्यों? क्योंकि वही उनके संपत्ति का सोर्स थी, साधन थी। जिस व्यक्ति के पास में सबसे ज्यादा गाय, उसको अमीर माना गया, रीच माना गया, और उसको कहा जाता था गोमत। क्या कहा जाता था? गोमत। गाय के लिए, गायों की चोरी होती थी और चोरी की वजह से लड़ाइयां होती थी, तो गायों के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई, वॉर खेले गए, उसको गविष्ठी कहा गया है, गविष्ठी। साथ ही साथ समय, टाइम, इस कंसेप्ट को उन्होंने एक नाम दिया है गोधुली, गोधुली। उसके बाद इस कबीले का जो राजा रहता था, ट्राइब का एक राजा रहता था, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं पॉलिटी में, तो उसको गोपाल कहा गया है, ठीक है। कोई गेस्ट, अगर कोई अतिथि घर पे आते हैं तो उसको गोधन कहा गया है। अब ये देखो गा, गो, गो, ये जो गाय से जुड़े हैं सब सारे के सारे, इससे पता चलता है कि सर इस समाज में गाय का महत्व कितना है। सारी जिंदगी गाय के पीछे, सोच सकते हो आप, ठीक है। तो ये ऐसे भटकता हुआ समाज है गाय के पीछे, इसीलिए ट्राइबल है, ठीक है, पेस्टोरल नोमैडिक है। ये थी इनकी इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में और भी पॉइंट है, जैसे कि इन लोगों को एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं थी, क्या थी, लेकिन इन्फेंट स्टेज में है। एग्रीकल्चर इन्फेंट स्टेज में, जितना चाहिए उतना ही। क्यों? क्योंकि अभी तक इन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, और लोहा कृषि के लिए, खेती करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हल नहीं बना पाओगे तो सर प्लाव कैसे करोगे, जमीन को प्लाव कैसे कर पाओगे? तो लोहे का जो हल है वो हमें इस पीरियड में नहीं मिला था, इसके आगे के पीरियड में मिलता है। तो इस पीरियड में भी कृषि है लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन काय का लेते थे उत्पादन, तो बार्ली, जवस, याला तन्नी, इसको उसने यावा कहा है। क्या कहा है? यावा। राइस मतलब चावल, चावल को उन्होंने नाम दिया है व्रीहि। क्या नाम दिया है? व्रीहि। नो सरप्लस नो ट्रेड। अब सर इन लोगों की जरूरत क्या है?
सुबह में खाना मिल जाए, शाम को खाना मिल जाए, रात को आराम की नींद आ जाए, बस। इसके अलावा इन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया। तो सर सरप्लस, अतिरिक्त ज्यादा का उत्पादन लेने की और ज्यादा का उत्पादन लेके मार्केट में उसको बेचने की इन्होंने चेष्टा भी नहीं की, और उतना उत्पादन होता भी नहीं था, क्योंकि सर उनके पास में लोहा नहीं है, वो पहली बात तो एक जगह पर सेटल्ड नहीं है, तो सरप्लस अतिरिक्त उत्पादन भी नहीं हुआ और ना कोई व्यापार व्यवसाय आपको देखने को मिलता है, तो नो ट्रेड। इस वजह से कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं है, तो आपके पास में टैक्स लेने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोगों के पास देने के लिए है ही नहीं कुछ। और पहली बात तो हम ट्राइब में रह रहे, राजा जो है, राजा को एक प्रकार का टैक्स दिया जाता था जिसका उल्लेख आता है बलि करके। बलि मतलब वॉल्यूंटरी टैक्स। ये सामान्य प्रजाजन जो रहते थे ना ट्राइब में, राजा को अगर वो चाहे तो देंगे, नहीं तो राजा मांगेगा नहीं, मतलब कि वॉल्यूंटरी है तो दो, नहीं तो नो मत दो, जो है आपके पास वो दे सकते हैं। पैसा बीसा कुछ नहीं था, जो वस्तुएं थी उनके पास में वो राजा को हंसी खुशी दे देते थे, तो इसको बलि कहा गया है। ठीक है। नो एक्सचेंज मीडियम, इस शुरुआत के पीरियड में बार्टर सिस्टम था। क्या था? एक चीज को दो, दूसरी चीज को दो, लो, इसी को बार्टर सिस्टम कहा गया है, लेन देन, देवान घेवान। तो ये नो एक्सचेंज मीडियम, यहां पे पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है, मेटल कॉइन्स नहीं है, लेकिन एक चीज मिलती है जिसको है कहा गया है निष्क। निष्क मतलब गोल्डन ऑर्नामेंट। तो गोल्ड मेटल का एक ऑर्नामेंट था जिसको निष्क कहा गया है, और इसको एक्सचेंज मीडियम के लिए एक जगह पर यूज करने का उल्लेख मिलता है। तो ये एकदम इन्फेंट इकोनॉमी है, कोई ज्यादा कंसेप्ट मार्केट वगैरह पैसा बीसा इनको कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि सर गाय के पीछे भटकने वाला समाज है। इनकी पॉलिटी कैसे थी अर्ली वैदिक पीरियड में, राजतंत्र कैसा था? तो ट्राइबल लोग था, ट्राइबल लोग थे, और ये जो 4000 5000 लोगों का ये जो ग्रुप बनता था, इसका जो राजा है, ये जो ट्राइब है, उसको जन या फिर गण कहा गया। क्या कहा गया? गण या फिर जन। अब इनकी टेरिटरी फिक्स नहीं थी कि सर ये तेरा घर, ये मेरा घर। नाम तो सुना होगा गाने का आपने कि सर ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरी बाउंड्री, ये तेरे मेरे घर की बीच की बाउंड्री है, इसको पास नहीं कर। इस प्रकार के झगड़े में नहीं पड़े। जमीन के ऊपर इन्होंने हक नहीं जताया कि ये हमारी जमीन है करके, क्योंकि सर आज यहाँ पे कल जल के कहाँ जाना पड़ेगा उनको ही मालूम नहीं था। तो क्या फिक्स टेरिटरी? तो फिक्स टेरिटरी, जमीन कुछ नहीं थी। किंग वॉज वन अमंग इक्वल। वो जो 4-5 हजार लोग थे, उन्हीं में से किसी एक को राजा बनाया जाता था उस ट्राइब का, और उसका राजा का चुनाव कौन करते थे? सभा और समिति। उस समय की बहुत बड़ी असेंबली है सभा और समिति। उसी ट्राइब में से जो लोग हैं उन्हीं में से सभा और समिति बनाई जाती थी। सभा मतलब कि सर अनुभवी लोगों का ग्रुप रहते हैं ना गांव में, जैसे कि पढ़े लिखे बुजुर्ग या फिर अनुभवी बुजुर्ग, तो ऐसे लोगों का ग्रुप मतलब सभा। और सर सारे गांव की जो सभा है उसको समिति कहा गया था, जहां पे महिला पुरुष सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं, वो है समिति। विदत नाम की एक असेंबली है। अगर गांव मतलब कबीले से जुड़ा हुआ कोई सामाजिक या फिर धार्मिक कोई प्रॉब्लम है, बखेड़ा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी विदत नाम की असेंबली। जन नाम की असेंबली क्या? तो डे टू डे इसका उसके साथ झगड़ा हुआ, इसने गाली दी, इसने मुझे मारा, ये छोटे मोटे झगड़े जन नाम की ट्राइब में सॉल्व किए जाते थे। तो ये थी इनकी पॉलिटी। पॉलिटी में और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा जो है अगर कोई मनमानी करता है तो सभा और समिति उसको उससे हक छीनकर उसको राजा के पद से निकालकर किसी दूसरे काबिल व्यक्ति को राजा बनाने का अधिकार सभा और समिति के पास में था। ठीक है। अब सर कुछ जो ट्राइब्स है वो ट्राइब्स के नाम क्या है? अनु, यदु, पुरु, द्रुह्यु, तुर्वसु, इस प्रकार के जो है ये ट्राइब्स के नाम आपको मिलते हैं। ठीक है। इसको क्या कहा गया है? पंचजन ट्राइब। मैंने कहा था ना कि ये आर्यन लोग जो है ये वैदिक पीरियड में बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वेदों का निर्माण आर्यन लोगों ने ही किया है, ऐसे कहा जाता है। अब सर ये आर्यन लोग अपने आप को आर्यन बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, इसका मतलब है किसी दूसरे से अलग है यह बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो अगर मैं खुद को आर्यन बताता हूं तो कोई मेरे अपोजिट में होना चाहिए। ठीक है। तो वो अपोजिट रहने वाले जो उनके जैसे नहीं है या फिर उनके ग्रुप के नहीं है, ऐसे लोगों को अनार्य कहा गया। क्या कहा गया? अनार्य। हम जान रहे आर्यन लोगों के बारे में। तो भारत के सप्त सिंधु के एरिया में 5 आर्यन ट्राइब के नाम मिलते हैं, अनु, यदु, पुरु, द्रुह्यु, तुर्वसु। इसको पंचजन ट्राइब कहा गया है। साथ ही साथ पख्त, अलीन, शैव, कैकत और विष्णी,
ये नॉन आर्यन ट्राइब्स के नाम हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पीरियड की पॉलिटी का और एक पॉइंट हम समझेंगे कि ये जो ट्राइब थी, इसका जो राजा है, ये इस ट्राइब का लीडर रहता था। मतलब लड़ाई हो गई तो इसका बड़ा रोल, इसको सेनानी की भी उपाधि दी जाती थी। सेनानी मतलब सेनापति, और उसकी आर्मी कौन, तो सेपरेट लोग नहीं रहते, उसका कबीला मतलब उसकी आर्मी। उसको मदद करने के लिए, सजेशन देने के लिए, अच्छे विचार बताने के लिए एक पुरोहित नाम का व्यक्ति था, राजा को सजेशन देता था। ठीक है, और रजपति एक ऑफिसर रहता था। इसका क्या काम था कि सर आज यहां पर सेटल्ड है, कल कौन से भूमि में हमें जाना है, ठीक है, कल कहां पर जाएंगे, ये सब चीजें के लिए ये व्रजपति नाम का एक ऑफिसर था। और राजा के पास में आर्मी थी क्या? नहीं, क्योंकि राजा के पास में अगर राजा आर्मी रखना चाहता है परमानेंटली तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब सर राजा खुद कंगाल है, कहां से आर्मी को सैलरी देगा? और राजा कंगाल क्यों है? क्योंकि टैक्स से कोई पैसा ही नहीं है। टैक्स क्यों नहीं है? लोगों के पास कुछ नहीं है खाने के लिए, तो लोग क्या टैक्स भरेंगे? ये सब कनेक्शन है। ठीक है, ये कनेक्शन है। यहां से हमें पता चलता है कि ये एकदम शुरुआती कबीले वाला समाज है। ठीक है, अब सर इस समाज के जो सांस्कृतिक, सामाजिक ये जो पहलू है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो इसका पूरा का पूरा होमवर्क आपने लिखना है, 7 नदियों के नाम और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बोर्ड पर बताया हूं, ये सब आपने लिख कर लेने हैं, नोट्स निकालने हैं। बाकी की डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।